Hello, medicos. Today we'll study the gestational diabetes, how to manage the gestational diabetes, how to diagnose the gestational diabetes in the series of all about diabetes. तो सबसे पहले हाउ टू डायग्नोज, तो 75 मिलीग्राम ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट आइदर बाय अमेरिकन डायबिटीज़ एसोसिएशन, बेसिकली हमें फॉलो इसी को ही करना है, और बाय इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ डायबिटीज़ एंड प्रेगनेंसी स्टडी ग्रुप। अगर हम फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेंगे, सॉरी प्लाज्मा ग्लूकोज लेंगे, इसके अंदर ही सारा प्लाज्मा रीडिंग है, जैसे हमने फर्स्ट क्लास में डिस्टिंग्विश करा था और डिफरेंस किया था बिटवीन द प्लाज्मा ग्लूकोज एंड ब्लड ग्लूकोज। तो अगर प्लाज्मा ग्लूकोज इन फास्टिंग स्टेट इफ़ इट इज़ मोर देन 92, और आफ्टर 1 आवर इफ मोर देन 180, और आफ्टर 2 आवर्स इफ इट इज़ मोर देन 153, आइदर ऑफ देम, अगर इनमें से एक भी होगा तो विल कंसिडर पेशेंट एज जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस। ठीक है, बाकी स्पेसिफिक क्राइटेरिया और अप्रोच हम बाद में देखेंगे। और अकॉर्डिंग टू द WHO, इफ फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज इज मोर देन 126 और 2 आवर्स ब्लड ग्लूकोज इज मोर देन 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, विल कंसिडर इट एज जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस। लेकिन हम लोग फॉलो करेंगे अमेरिकन डायबिटीज़ एसोसिएशन वाला जो गाइडलाइन है, इसको फॉलो करेंगे, ना कि WHO क्राइटेरिया को। नेक्स्ट इज एक क्राइटेरिया दूसरा भी है हमारे पास, डिप्सी, डायबिटीज़ इन प्रेगनेंसी स्टडी ग्रुप इंडिया। ये हमें बोलता है कि सिंगल स्टेप डायग्नोस्टिक प्रोसीजर करना है, वेदर हमारी जो पेशेंट आएगी इट इज़ इन फास्टिंग स्टेट और हैज़ टेकन मील, इरिस्पेक्टिव ऑफ दिस हम सिंगल स्टेप में सीधा पेशेंट को 75 ग्राम ऑफ ग्लूकोज देंगे, और उसके 2 घंटे बाद उसकी ग्लूकोज वैल्यूज चेक करेंगे। अगर 2 घंटे बाद ग्लूकोज और मोर देन 140, तो डायरेक्टली हम उसको क्लेम कर देंगे जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस। अब इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं डिप्सी टेस्ट के। डिप्सी टेस्ट के एडवांटेजेस क्या हैं? ये स्क्रीनिंग की तरह भी काम कर सकता है, प्लस डायग्नोस्टिक भी। हमने पेशेंट स्क्रीन भी कर लिया, क्योंकि पेशेंट आपके पास आई, डायरेक्टली उसको मील दिया और 2 घंटे पास ग्लूकोज चेक कर लिया, तो इट इज़ एक्ट एज स्क्रीनिंग ऑल्सो। और सिंगल टेस्ट से हम डायग्नोज भी कर देंगे कि अगर वो 140 से ऊपर आती है तो विल डायरेक्टली लेबल पेशेंट एज जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस। और इसके अंदर नो नीड ऑफ फास्टिंग और कैन बी परफॉर्म्ड इन एनी विजिट। फर्स्ट विजिट पे सीधा कोई फास्टिंग की जरूरत नहीं है, जैसे पेशेंट आएगी डायरेक्टली 75 ग्राम ग्लूकोज दिया और डायरेक्टली वी कैन कंसिडर द टेस्ट एंड अकॉर्डिंगली वी कैन डिसाइड कि पेशेंट जेस्टेशनल डायबिटीज़ है या नहीं है। इट कैन बी रिपीटेड इन सेकंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर, अकॉर्डिंगली विल डिसाइड। ये भी हो जाएगा, और हार्डली अफेक्ट द पेशेंट्स डेली रूटीन, कोई डेली रूटीन पे भी अफेक्ट नहीं होगा, डायरेक्टली वी कैन कंसिडर। लेकिन स्टिल ये टेस्ट इतना इफेक्टिव नहीं है, तो विल कंसिडर दैट ADA गाइडलाइंस ओनली। तो अब अकॉर्डिंग टू द ADA, ओवर डायबिटीज़ क्या है? जैसे हमने फर्स्ट क्लास में बोला था, ओवर डायबिटीज़ क्या है? ओवर डायबिटीज़ इज अ डायबिटीज़ कि पेशेंट को पहले से टाइप 2 डायबिटीज़ थी, टाइप 2 डायबिटीज़ पेशेंट फीमेल थी, वो अभी प्रेग्नेंट हो गई है ना, तो इसके अंदर पेशेंट को पहले से ही डायबिटीज़ थी। तो जो हमारे ADA के हमने पहले पढ़े थे डायबिटीज़ के क्राइटेरिया, वही सेम है। इसके अंदर है फास्टिंग ग्लूकोज मोर देन 126 जो हमारा पहले था, फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज, ये भी सारे प्लाज्मा रीडिंग है, HbA1c 6.5 और मोर, और रैंडम प्लाज्मा ग्लूकोज मोर देन 200। अगर इनमें से कोई सा भी है, इसके अंदर आप देखोगे तो इसमें OGTT जो हमारा ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट था आफ्टर 2 आवर्स, वो नहीं है इसके अंदर। इसके अंदर सिर्फ हमारे पास फास्टिंग है, HbA1c है, रैंडम प्लाज्मा ग्लूकोज है। वो क्यों है वो अभी आगे देखेंगे। तो इसके अंदर ये ओवर डायबिटीज़ का डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया क्या है? फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज मोर देन 126, HbA1c 6.5 और मोर, और रैंडम प्लाज्मा ग्लूकोज मोर देन 200। अगर इनमें से कोई सा भी एक है तो वी कैन कंसिडर पेशेंट एज ओवर डायबिटीज़। अब पेशेंट को अप्रोच कैसे करेंगे? व्हाट विल बी द अप्रोच? तो जैसे ही पेशेंट आपके पास कोई भी प्रेग्नेंट फीमेल फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आएगी, तो एज अ स्क्रीनिंग टेस्ट आप सब में फास्टिंग ग्लूकोज करना है, फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज। तो फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज के लिए हमने क्या देखा? अगर फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज मोर देन 126 है और HbA1c मोर देन 6.5 है, 6.5 और मोर, तो उसको डायरेक्टली हम कंसिडर कर लेंगे ओवर डायबिटीज़, कि पेशेंट को पहले से ही डायबिटीज़ रहा है, हो सकता है वो अननोटिस्ड गया, और वो पेशेंट जो डायबिटीज़ था वो प्रेग्नेंट हो गई है ना। और दूसरा था, अगर फास्टिंग ग्लूकोज लेस देन 92 है, हमारा GDM का क्राइटेरिया क्या था ADA के, कि 92 to 126 विल कंसिडर एज जेस्टेशनल डायबिटीज़। तो अगर लेस देन 92 है तो इट इज़ नॉन GDM पेशेंट। इफ फास्टिंग ग्लूकोज इज 92 to 125 विल डायरेक्टली कंसिडर पेशेंट एज जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस, और अकॉर्डिंगली विल स्टार्ट द ट्रीटमेंट। अब दूसरा पेशेंट है, अगर उसको हो गया नॉन GDM आ गई वो, कि नो जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस, तो उसको फिर दोबारा से चेकअप करेंगे एट 24 to 28 वीक्स विद ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। इसके अंदर हमने 75 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज दिया आफ्टर मिनिमम 8 आवर्स ऑफ फास्टिंग, और उसके बाद अगर हमारा फास्टिंग इज़ मोर देन 92, और आफ्टर 1 आवर इट इज़ मोर देन 180, और आफ्टर 2 आवर्स प्लाज्मा ग्लूकोज मोर देन 153,
अगर एनी वन एबनॉर्मल वैल्यू इज देयर तो विल कंसिडर अगेन पेशेंट एज जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस, अकॉर्डिंगली विल स्टार्ट द ट्रीटमेंट। और अगर सारी की सारी वैल्यूज नॉर्मल है, ऑल वैल्यूज आर नॉर्मल, तो अगेन पेशेंट इज नॉन जीडीएम। अब हम इस नॉन जीडीएम पेशेंट में कुछ अब करने की जरूरत नहीं है। इफ स्टिल यू कंसिडर पेशेंट एज हाई रिस्क तो दोबारा से ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट एट 32 वीक्स ऑफ जेस्टेशन दोबारा से ट्राई कर सकते हैं। तो हमारा अप्रोच कैसे रही? फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हमने सबसे पहले फास्टिंग ग्लूकोज किया। फास्टिंग ग्लूकोज लेस देन 92 नॉन जीडीएम पेशेंट। इफ इट इज मोर देन 126 विद HbA1c मोर देन 6.5 तो ओवर डायबिटीज। इफ फास्टिंग ग्लूकोज बिटवीन 92 एंड 125 विल कंसिडर जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस और ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे। इफ नॉन जीडीएम पेशेंट सिंगल स्टेप OGTT टेस्ट करेंगे विद 75 ग्राम ऑफ ओरल ग्लूकोज आफ्टर मिनिमम फास्टिंग ऑफ 8 आवर्स 24 to 28 वीक्स के अंदर। अगर फास्टिंग ग्लूकोज मोर देन 92 और 1 आवर ऑफ ग्लूकोज मोर देन 180 और आफ्टर 2 आवर्स ग्लूकोज इज मोर देन 123, एनी वन एबनॉर्मल will consider GDM and treatment start. If all values are normal, non-GDM, so we can repeat the test if we are considering patient as high risk. अब यहाँ पे हम मैनेजमेंट स्टार्ट करेंगे। आउटलाइन ऑफ GDM मैनेजमेंट पेशेंट एजुकेशन, मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी, फार्माकोलॉजिकल थेरेपी, मेडिकेशन विच विल गिव। इसके अंदर बेसिकली ट्रीटमेंट इज इंसुलिन, लेकिन कुछ OHAs आर ऑल्सो देयर विच आर अप्रूव्ड फॉर ट्रीटिंग द डायबिटीज मेलाइटस इन प्रेगनेंसी और जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस। Then strict glycemic control, fetal monitoring, planning on delivery, basically GDM patient में कब will plan the delivery, and postpartum care of the patient after delivering, how will care the patient। तो इसके अंदर स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पेशेंट एजुकेशन में तो वही है, जैसे जैसे ब्लड स्क्रीन कराना है, डॉक्टर के पास विजिट करना है, रूटीन चेकअप, वो सारी चीज़ रहेंगी। मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी में गोल शुड बी एडिक्वेट न्यूट्रिशन दे रहे हैं फीमेल को, एडिक्वेट वेट गेन शुड बी देयर इन द प्रेगनेंसी, प्रिवेंशन ऑफ कीटोसिस, क्योंकि वैसे ही प्रेगनेंसी हाई स्ट्रेसफुल कंडीशन है, तो ऐसे में चांसेस आर देयर कि अगर पेशेंट डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ कीटोएसिडोसिस डेवलप हो सकता है, तो वी नीड टू प्रिवेंट द कीटोसिस। प्रिवेंट पोस्ट प्रेंडियल हाइपरग्लाइसीमिया, पोस्ट प्रेंडियल हाइपरग्लाइसीमिया हो सकता है खाने के बाद ज़्यादा हाइपरग्लाइसीमिया। देन अकॉर्डिंगली न्यूट्रिशनल प्लान इज डिसाइडेड, उसके अंदर कैलोरी अलॉटमेंट होगा डिपेंडिंग ऑन द BMI ऑफ द पेशेंट एंड कैलोरी डिस्ट्रीब्यूशन, ये जो हम कैलोरी देंगे वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होंगी बिटवीन कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन। तो सबसे पहले कैलोरी अलॉटमेंट कैसे होगा? डिपेंड करेगा इट्स BMI ऑफ द पेशेंट। अगर पेशेंट का BMI इज 25 तो विल गिव 3000 कैलोरी पर डे। इफ पेशेंट इज ओवरवेट, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ओवरवेट? दैट इज BMI ऑफ 25 to 30। अगर ये है तो विल कंसिडर 2500 कैलोरी पर डे। अगर मॉर्बिड ओबेसिटी की डेफिनेशन क्या है? BMI ऑफ 40 और अबव, तो इसके अंदर 1250 कैलोरीज। इसके अंदर है कि आउट ऑफ टोटल कैलोरीज इसके अंदर 40% शुड बी कंस्टिट्यूटेड बाय कार्बोहाइड्रेट, 20% आनी चाहिए प्रोटीन से, एंड 40% शुड कम फ्रॉम फैट, एंड फैट मेनली शुड बी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। टोटल कैलोरी इनटेक इसके अंदर शुड बी डिवाइड इनटू 3 मील्स एंड 3 स्नैक्स पर डे, दो और सबके बीच में 2 to 3 आवर्स स्पेस गैप होना चाहिए। तो बेसिकली हमें देना है स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील्स। ये सिर्फ GDM में नहीं है, नॉर्मल किसी भी डायबिटीज़ के अंदर अप्लाई होगा। और साथ में अब खाने के लिए क्या देंगे? फूड शुड कंटेन विच आर लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स, जैसे एग्जांपल कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट विद हाई फाइबर कंटेंट ग्लाइसेमिक लेवल्स कम करेंगे। ग्लूकोज कितनी जल्दी ब्लड में हाइक कर देता है ब्लड शुगर्स को, उसे बोलते हैं ग्लाइसेमिक इंडेक्स। तो इफ़ वी ऐड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट और इफ़ इन नॉर्मल फैट वी इंक्रीज द फाइबर, तो दे डिक्रीज द ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन रेट एंड दस मेक द फूड लो ग्लाइसेमिक वैल्यू। साथ में हमें प्रोटीन ऐड करना है, प्रोटीन ऑल्सो डिक्रीजेज द ग्लाइसेमिक लेवल्स। देन वेट मैनेजमेंट शुड बी इंडिविजुअलाइज्ड डिपेंडिंग ऑन द पेशेंट बेसिस टू बेसिस। देन पेशेंट शुड बी एनकरेज फॉर डेली रिकॉर्ड ऑफ डाइटरी इनटेक, वो चीज़ पेशेंट को रिकॉर्ड रखना है। प्लस फिजिकल एक्टिविटी जैसे हमने नॉर्मली देखा था उसमें 150 मिनट्स था इन 1 वीक, जैसे नॉर्मल पेशेंट्स के अंदर टाइप 2 डायबिटीज़ में। यहाँ पे अराउंड 30 मिनट्स ऑफ माइल्ड टू मॉडरेट एक्सरसाइज डेली, ये मैंडेटरी है फिजिकल एक्टिविटी में। नेक्स्ट इज ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग अकॉर्डिंग टू द अमेरिकन डायबिटीज़ एसोसिएशन। एटलीस्ट इसके अंदर ये होना चाहिए ब्रेकफास्ट से पहले, है ना, बिफोर ब्रेकफास्ट, देन आफ्टर ब्रेकफास्ट, देन बिफोर लंच, आफ्टर लंच, बिफोर डिनर, आफ्टर डिनर, एटलीस्ट दीज वैल्यू शुड बी देयर। अब इसके अंदर एक चीज़ हमें देखना है कि फ्रिक्वेंसी ऑफ मॉनिटरिंग तो हमने डिसाइड कर ली वो चीज़। इसके अंदर हमें बस एक चीज़ देखना है कि इसमें जो पोस्ट प्रेंडियल वैल्यूज़ रहती हैं हमारी, पोस्ट प्रेंडियल वैल्यूज़ जो खाना खाने के बाद आफ्टर 2 आवर्स विल मेजर, वो स्ट्रॉन्गेस्ट कोरिलेशन होती है विद द फीटल ग्रोथ। ये चीज़ बस याद रखना है।
आगे देखेंगे इसका सिग्निफिकेंस क्या है। जो पोस्ट प्रेंडियल वैल्यूज हैं दे हैव हाईएस्ट कोरिलेशन विद द फीटल ग्रोथ। तो टारगेट गोल्स ऑफ ग्लाइसेमिक कंट्रोल, अब इसके अंदर पेशेंट ग्लूकोज तो अपना ब्लड ग्लूकोज मॉनिटर करती रहेगी, क्योंकि घर पे तो ग्लूकोमीटर से मेजर करेगी बेसिकली पेशेंट, ग्लूकोमीटर से मेजर करेंगी तो ब्लड ग्लूकोज होगा ना कि प्लाज्मा ग्लूकोज। तो टारगेट्स की वैल्यू डिफरेंट रहेगी। अगर प्री पेरेंटल ग्लूकोज मॉनिटरिंग करनी है बेसिकली फास्टिंग या कोई भी खाने से पहले, ब्रेकफास्ट से पहले, लंच से पहले, डिनर से पहले, तो उसके लेवल शुड बी बिटवीन 70 to 100। अगर पीक 2 आवर्स पोस्ट प्रेंडियल आफ्टर 2 आवर्स अगर मेजर करेंगे तो वैल्यू शुड बी ब्लड ग्लूकोज की 100 to 120। मीन डेली ग्लूकोज कंसेंट्रेशन शुड बी लेस देन 110। अब ये देखो वैल्यूज डिफरेंस कितनी है। प्री प्रेंडियल ग्लूकोज शुड बी अप टिल 100 और पोस्ट प्रेंडियल शुड ऑल्सो बी नॉट मोर देन 120। तो इसके अंदर हमने क्यों इतना स्ट्रिक्ट कंट्रोल रखा है? जैसे हमने इसमें देखा था कि पोस्ट प्रेंडियल वैल्यूज जो होती हैं स्ट्रॉन्गेस्ट कोरिलेशन विद द फीटल ग्रोथ, तो हमें एटलीस्ट जो पोस्ट प्रेंडियल ग्लूकोज वैल्यूज हैं उसको स्ट्रिक्टली कंट्रोल करके रखना है, भले ही उसके लिए पेशेंट को इंसुलिन देना पड़े। ठीक है, तो ग्लाइसेमिक टारगेट्स। ठीक है, तो नेक्स्ट इज आवर ग्लाइसेमिक टारगेट्स। पेशेंट के ग्लाइसेमिक टारगेट ये तो हमने ब्लड ग्लूकोज वैल्यूज से चेक कर लिया। अब ब्लड ग्लूकोज से ना करके प्लाज्मा से अगर हम चेक करेंगे तो फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज शुड बी पेशेंट का लेस देन 95 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, और 1 आवर पोस्ट प्रेंडियल 1 आवर के अंदर जो हम ग्लूकोज मेजर करेंगे इट शुड बी लेस देन 140 एंड आफ्टर 2 आवर्स वैल्यू शुड बी लेस देन 120। ये देखो 2 आवर्स का बहुत सिग्निफिकेंस है, इट शुड बी लेस देन 120। ब्लड ग्लूकोज में भी हमने यही कंसिडर किया है, प्लस प्लाज्मा भी यही। हमें पेशेंट अगर प्रेग्नेंट है तो उसके अंदर पोस्ट प्रेंडियल ग्लूकोज वैल्यू शुड बी स्ट्रिक्टली कंट्रोल्ड, अदरवाइज फीटल डेवलपमेंट, फीटल एनोमलीज विल हैम्पर। HbA1c वैल्यू शुड बी लेस देन 6 और प्रिफर होना चाहिए कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग। जैसे हमने पिछली टाइप 1 डायबिटीज़ की क्लास में देखा था कैसे कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग इज एडवांटेजियस एज कम्पेयर टू ये सिंगल मॉनिटरिंग ब्लड ग्लूकोज वैल्यूज, है ना, जो हम ग्लूकोमीटर से करते हैं। तो इसमें ट्रीटमेंट इज इंसुलिन थेरेपी। इंसुलिन इज द स्टैंडर्ड थेरेपी, इट इज अ फर्स्ट लाइन एजेंट, इट डजेंट क्रॉसेज द प्लेसेंटा एंड टाइट ग्लाइसेमिक कंट्रोल कुड बी अचीव्ड बाय गिविंग द इंसुलिन। अब इंसुलिन देंगे कैसे? इंसुलिन की स्टार्टिंग डोज इज अराउंड 0.7 यूनिट्स पर kg पर डे। इट इज डिवाइडेड इनटू 2 डोजेज लाइक मॉर्निंग डोज, 2/3 शुड बी गिवन इन मॉर्निंग और 1/3 शुड बी गिवन इन नाइट। और इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ इंटरमीडिएट एक्टिंग दैट इज NPH प्लस शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन लाइक रेगुलर इंसुलिन, ये मिक्स करेंगे। जैसे नॉर्मली जैसे हम देखते थे मिक्सटार्ड इंसुलिन, जैसे हमने इंसुलिन वाले सेक्शंस में पढ़ा था, मिक्सटार्ड 30-70 वी कैन यूज़, और मिक्सटार्ड 30-70 को हम इस तरह से डिवाइड करेंगे, वो चीज़ अभी हम फर्दर मैनेजमेंट में देखेंगे। और डोज एडजस्टमेंट शुड बी ऑन द पेशेंट टू पेशेंट बेसिस। अब जैसे कैलकुलेटिंग स्प्लिट डोज, इसका स्प्लिट डोज मैकेनिज्म जो हमारा था, मिक्सटार्ड को डिफाइन कैसे करेंगे? पेशेंट इज बिटवीन 1 to 18 वीक्स, तो विल मल्टीप्लाइज 0.7 इंटू पर kg, और 18 to 60 26 वीक ऑफ जेस्टेशन है तो 0.8 इंटू kg। लेकिन बेसिकली ये सिर्फ स्टार्टिंग के लिए है कि गाइड करने के लिए, अदरवाइज इट डिपेंड्स ऑन पेशेंट टू पेशेंट बेसिस, इट कुड बी चेंज्ड। तो ये चीज़ देख सकते हैं। प्लस नेक्स्ट है स्प्लिट डोज रेजिमेंट। जैसे मिक्सटार्ड, हम मिक्सटार्ड देंगे तो किस तरह से होगा हमारा? अगर मान लो डेली इंसुलिन डोज आ रहा है, रिक्वायरमेंट आ रहा है, लेट्स सपोज 100 यूनिट ऑफ मिक्सटार्ड इज आवर डेली रिक्वायरमेंट, तो उसका 2/3 विल गिव प्री ब्रेकफास्ट। 2/3 कितना हुआ इसका? अराउंड 60 यूनिट्स। 60 यूनिट हम इसे देंगे प्री ब्रेकफास्ट, बिफोर ब्रेकफास्ट, एंड 1/3 इन इवनिंग में प्री डिनर विल गिव। तो इसका 1/3 कितना होगा? अराउंड 40। तो 60 यूनिट्स हमें सुबह देना है बिफोर ब्रेकफास्ट, 40 यूनिट्स हमें देना है बिफोर डिनर। तो अब इसमें से जो हमने सुबह के टाइम दिया प्री ब्रेकफास्ट 60 यूनिट्स, उसमें भी 2/3 शुड बी NPH। 60 का 2/3 कितना होगा? अराउंड 40 यूनिट्स। तो 40 यूनिट शुड बी इंटरमीडिएट एक्टिंग दैट इज NPH, और 1/3 होगा हमारा रैपिड एक्टिंग, जैसे रेगुलर इंसुलिन होगा हमारा, ये होगा अराउंड 20 यूनिट्स। तो हमने जैसे देखा था हमारा NPH क्या करेगा, उसकी कोई मतलब एज सच कोई बहुत ज़्यादा पीक नहीं होती है, तो वो हमारा बेसल जो लेवल रहेगा इंसुलिन का वो अचीव करेगा, प्लस जो ब्रेकफास्ट की वजह से हमारा इंसुलिन हाइक होगा वो हमारा रेगुलर इंसुलिन उसको मेंटेन करेगा। ये चीज़ अभी इंसुलिन वाले पार्ट में देखना, वो चीज़ वहाँ पे ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आएगी। प्लस साथ में जो हमने 1/3 इंसुलिन नाइट में दिया है विच इज़ अराउंड 40 यूनिट्स, उसका हाफ अराउंड 20 शुड बी गिवन प्री डिनर रैपिड एक्टिंग एनालॉग, यानी रेगुलर इंसुलिन हमें देना है 20 यूनिट्स,
और हाफ उसका यानी 20 यूनिट्स हमें NPH देना है। ये जो NPH रहेगा ये ओवरनाइट बिना फास्टिंग, जो पेशेंट ऑलमोस्ट फास्टिंग स्टेट में रहेगा ओवरनाइट, वहाँ पे जो बेजल इंसुलिन लेवल रहेगा उसको कवर करेगा। और जो डिनर से जो इंसुलिन हाइक होगा, डिनर की वजह से जो इंसुलिन हाइक होगा, ये रैपिड एक्टिंग इंसुलिन कवर कर लेगा उसको। ठीक है, मिक्स स्टार्ट का बेसिक मैकेनिज्म एक बार देखना वहाँ पे इंसुलिन वाले सेक्शन में, उससे बहुत ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आएगा। तो नेक्स्ट रेजिमेंट जैसे हमने देखा था इंसुलिन वाले सेक्शन में भी, वन रेजिमेंट इज दिस मिक्स स्टार्ट रेजिमेंट, स्प्लिट रेजिमेंट, दूसरा है बेजल बोलस रेजिमेंट। बेजल बोलस रेजिमेंट के क्या होता है, जैसे हमारा इंसुलिन ग्राफ है, ये हमारा नॉर्मल इंसुलिन रिलीज होता रहता है पूरे दिन में, प्लस हमने जब ग्लूकोज लिया, जैसे ब्रेकफास्ट के टाइम पे ग्लूकोज लिया, उसकी वजह से इंसुलिन हाइक होगा। सेकंड इज बिफोर लंच, सेकंड ड्यूरिंग द लंच, और आफ्टर इज आफ्टर डिनर। तो हमें ये चीज़ को कवर अप करना है। बेजल इंसुलिन में हमने क्या किया, एक लॉन्ग टर्म इंसुलिन दे दिया मैंने, मान लो सुबह ही, उसने पूरा विदाउट पीकलेस इंसुलिन होता है वो, उसने 24 आवर्स तक ये मेंटेन किया, जो बेजल लेवल ऑफ इंसुलिन रिलीज था वो उसने अपनी तरफ से मेंटेन किया। प्लस एक मैंने ब्रेकफास्ट के पहले एक इंसुलिन का डोज दे दिया, मान लो कि शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन दे दिया, उसने जो मेरा ब्रेकफास्ट की वजह से जो ग्लूकोज हाइक हुआ वो उसने कवर कर लिया। एक और मैंने लंच से पहले दे दिया, वो उसने ग्लूकोज हाइक को कवर कर लिया। प्लस एक मैंने डिनर से पहले दे दिया, वो मेरा डिनर के टाइम पे जो ग्लूकोज हाइक हुआ उसको कवर कर लिया। तो इसको बोलते हैं बेजल बोलस रेजिमेंट। यहाँ पे मैंने बेजल दे दिया एक, और यहाँ मैंने 3 बोलसेस दे दिए, तो ये बेजल बोलस रेजिमेंट। तो इसमें जैसे मैं बेजल बोलस रेजिमेंट पेशेंट को दूंगा, तो लेट सपोज टोटल डेली डोज ऑफ इंसुलिन वही लेट सपोज 100 यूनिट्स है पेशेंट की, तो 100 यूनिट्स में से हाफ यूनिट जो है हमारा अराउंड 50 यूनिट्स, वो उसका बेजल इंसुलिन लॉन्ग एक्टिंग हम देंगे, जैसे हमने डिसाइड बताया था यहाँ पे लॉन्ग एक्टिंग हम देंगे, आइदर लेंटस जैसे हमने बोला था, और लेवेमिर। इसके अंदर सिंगल डेली डोज हम दे सकते हैं एट द टाइम ऑफ बेड टाइम, और हम उसको हाफ डोज में स्प्लिट करके दे सकते हैं, हाफ डोज इन मॉर्निंग, हाफ डोज इज इवनिंग। और ये हाफ डोज प्रिफर्ड होती है अगर टोटल डेली डोज ऑफ इंसुलिन उसका जो रिक्वायरमेंट है यहाँ पे वो मोर देन 40 है, तो उसे हमें प्रेफर करना है कि हाफ हमने सुबह दे दी, हाफ हमने रात को दे दी। सेकेंड इज कि हाफ डोज हमने एक तो ये दे दी, प्लस हाफ डोज हम उसका 50 यूनिट्स हम डिवाइड करेंगे इनटू रैपिड एक्टिंग एनालॉग्स, ये हम उसे देंगे बोलस टाइप में। तो 50 का 1/3 हम मैं दे दूंगा प्री ब्रेकफास्ट, 1/3 दे दूंगा प्री लंच, 1/3 दे दूंगा प्री डिनर। तो यहाँ पे मैंने यहाँ दे दिया 50, प्लस यहाँ मैंने दे दिया 1/3 ऑफ 50, ये आएगा ऑलमोस्ट ये 15-17 के आसपास। तो यहाँ पे लेट सपोज 50 का 1/3 आया, लेट सपोज 15, तो 15 यूनिट शॉर्ट एक्टिंग मैंने इधर दे दी, 15 मैंने इधर दे दी, 15 मैंने इधर दे दी। ठीक है, तो नेक्स्ट इज जैसे अभी बताया था कि इसके अंदर हमें पोस्ट प्रेंडियल ग्लूकोज को स्ट्रिक्टली कंट्रोल करना है। तो ये चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है पूरी स्लाइड्स के अंदर। तो इफ पोस्ट प्रेंडियल ग्लूकोज लेवल्स आर एलिवेटेड मोर देन 100, यानी पोस्ट प्रेंडियल ग्लूकोज आर मोर देन 120, है ना, तो हमने देखा था कि फीटल ग्रोथ को हैम्पर करेगा। तो डिस्पाइट नॉर्मल प्री प्रेंडियल फास्टिंग ग्लूकोज, तो उसके अंदर हमें जो प्री मील हम जो इंसुलिन दे रहे थे रैपिड इंसुलिन, हमने क्या देखा, जैसे हमारा ब्रेकफास्ट किया तो प्री मील जो हम यहाँ पे शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन दे रहे थे उसको हम हाइक कर देंगे बाई 10-20%। अगर ये जो हमारा प्री प्रेंडियल यहाँ पे जो मैंने ग्लूकोज दिया, ग्लूकोज मेजर किया, अगर वैल्यूज़ मोर देन 120 थी, तो मैं यहाँ पे जो मैंने इंसुलिन दिया है मैं इसको 10-20% इंक्रीज़ कर दूंगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है। तो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स आर ऑल्सो अप्रूव्ड अदर देन इंसुलिन इन जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस। इसके अंदर 2 ही मेडिकेशंस अलाउड हैं, जैसे मेटफॉर्मिन एंड ग्लाइबोराइड। तो सेफ्टी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ दीज मेटफॉर्मिन एंड ग्लाइबोराइड एज कम्पेयर टू इंसुलिन हैव नॉट येट बीन कन्फर्म्ड, बट स्टिल दोज कैन बी यूज्ड। जैसे इसके अंदर मेटफॉर्मिन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हमने OHA के सेक्शन में देखा था टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस में। इट इंक्रीज इंसुलिन सेंसिटिविटी कैसे, बाय डिक्रीजिंग इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन रेजिस्टेंस को बेसिकली कम करेगा, जिसकी वजह से इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से इंसुलिन की वजह से ग्लूकोज विल बी अपटेकन बाय द पेरिफेरल टिश्यूज। और प्लस साथ में हिपेटिक ग्लूकोनियोजेनेसिस इट इनहिबिट्स, प्लस इट ऑल्सो डिक्रीजेज कार्बोहाइड्रेट एब्जॉर्प्शन फ्रॉम इंटेस्टाइन। इसका साइड इफेक्ट क्या है कि इट क्रॉसेज द प्लेसेंटल बैरियर, दस कैन कॉज हाइपोग्लाइसीमिया इन द न्यूनेट और हाइपोग्लाइसीमिया इन द फीटस। इट इज़ कन्वीनियंट, लेस एक्सपेंसिव, और पेशेंट का कंप्लाइंस इस पर अच्छा रहता है। इंजेक्शन नहीं देना पड़ रहा, इंसुलिन दे रहे हैं तो बार बार इंजेक्शन लगाने पड़ रहे हैं, तो इसके अंदर कंप्लाइंस इज बेटर एज कम्पेयर टू इंसुलिन। अदर एडवांटेजेस क्या है इसका, इट रिड्यूसेस द प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, बट साइड इफेक्ट इज वेट गेन। देन अदर इज न्यूनेटल हाइपोग्लाइसीमिया एंड NICU एडमिशंस आर लेस। इट इज़ अ प्रेगनेंसी कैटेगरी ब्री ड्रग, यानी ह्यूमंस के अंदर ट्रायल में मतलब अभी तक नहीं करे गए हैं, पर इन एनिमल स्टडीज इट हैज शोन गुड बेनिफिट्स। इट इज़ गिवन विद मील्स, ये हमने जैसे OHA सेक्शन में भी देखा था,
लेकिन इट इज़ स्टिल नॉट FDA अप्रूव्ड टू यूज़ इन प्रेगनेंसी। साइड इफेक्ट्स में जैसे हमने मेटफॉर्मिन की देखेंगे, इट कॉजेज GI अपसेट, इट कॉजेज मेटेलिक टेस्ट, लैक्टिक एसिडोसिस, दो रेयर, देन ब्लॉटिंग एंड इंडाइजेशन ऑल्सो इट कैन कॉज। देन सेकंड मेडिकेशन इज ग्लाइबोराइड। ग्लाइबोराइड कौन सी थी, उसमें देखा था जैसे हमने सेकंड जनरेशन सल्फोनाइल यूरियाज। सल्फोनाइल यूरियाज का मैकेनिज्म क्या था, वो बीटा सेल्स ऑफ लैंगरहैंस में जाके ATP सेंसिटिव पोटेशियम चैनल को ब्लॉक करेंगे। उसकी वजह से इंसुलिन ट्रिगर होगा रिलीज होना, वो अपनी OHA वाली सेक्शंस में देखना कैसे होता है। तो ATP सेंसिटिव पोटेशियम चैनल को जाके ब्लॉक करेंगे, जिसकी वजह से देयर विल बी इंक्रीज इंसुलिन रिलीज। इसके अंदर ग्लाइसेमिक कंट्रोल, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द ग्लाइसेमिक कंट्रोल एज ग्लाइबोराइड इज गिवन, इंसुलिन गिवन। जब हमने इंसुलिन दिया, ग्लाइबोराइड दिया, तो कोई डिफरेंस नहीं था ग्लूकोज कंट्रोल में, वो सेम था। क्यों? क्योंकि ग्लाइबोराइड भी एट द लास्ट इंसुलिन ही इंक्रीज कर रहा है। तो देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द ग्लाइसेमिक कंट्रोल। हाउएवर बर्थ वेट 2-fold हायर न्यूनेटल हाइपोग्लाइसीमिया, है ना। लेकिन जो बच्चे को हमने ग्लाइबोराइड दिया उसका हायर बर्थ वेट था और 2-fold हायर न्यूनेटल हाइपोग्लाइसीमिया और फीटल मैक्रोजोमिया भी ग्लाइबोराइड में ज़्यादा देखा गया एज कम्पेयर टू इंसुलिन। तो ये इसके साइड इफेक्ट्स हैं। साइड इफेक्ट्स में क्या था, हमने देखा हाइपोग्लाइसीमिया, देन वेट गेन, जैसे हमने देखा सल्फोनाइल यूरियाज का एक साइड इफेक्ट है हाइपोग्लाइसीमिया प्लस वेट गेन। दीज आर हिपेटोटॉक्सिक ड्रग एंड दे कैन कॉज थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। तो इसमें डिफरेंसेस हैं। फीटल सर्विलेंस, पेशेंट का बच्चे का फीटल सर्विलेंस कैसे करेंगे, जैसे हम नॉर्मली करते हैं अर्ली स्कैन USG कराएंगे हम एट 11 to 12 वीक्स फॉर एनी न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। बेसिकली USG कराएंगे जिसके अंदर हम इसमें न्यूकल ट्रांसलूसेंसी देख सकते हैं प्लस फीटल स्पाइनल कॉर्ड एबनॉर्मलिटीज देख सकते हैं। न्यूकल ट्रांसलूसेंसी कैन बी चेक, अगर मोर देन 3.5 है तो इट इज़ सजेस्टिव। प्लस एनी एनोमली स्कैन करेंगे 18 to 20 वीक्स में, यहाँ पे भी एक रिपीट USG करेंगे टू लुक फॉर एनी कंजेनाइटल एनोमली इन द फीटस, कंजेनाइटल एनोमली देखने के लिए। फीटल इकोकार्डियोग्राफी देखेंगे टू रूल आउट एनी कंजेनाइटल हार्ट डिजीज एट अराउंड 24 वीक्स ऑफ जेस्टेशन। और दूसरा है इन केस ऑफ डायबिटीज़ कॉम्प्लिकेटेड विद हाइपरटेंशन और रेस्ट्रिक्टेड फीटल ग्रोथ, और अम्बलाइकल आर्टरी डॉपलर इज ऑल्सो इंडिकेटेड जिसके अंदर हाइपरटेंशन है और रेस्ट्रिक्टेड फीटल ग्रोथ है। प्लस नाइस गाइडलाइन सजेस्ट करती हैं 4 वीकली मॉनिटरिंग ऑफ फीटल ग्रोथ फ्रॉम 28 to 36 वीक्स। इसके अंदर डेली फीटल मूवमेंट काउंट होना चाहिए प्लस मॉडिफाइड बायोफिजिकल प्रोफाइल होना चाहिए वीकली। फिर इंट्रापार्टम मैनेजमेंट कैसे करेंगे, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पेरीपार्टम पीरियड व्हेन टू डिलीवर, ये डिसाइड करना है कब जेस्टेशनल डायबिटीज़ वाले पेशेंट को डिलीवर करेंगे। अगर किसी पेशेंट में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हुआ प्लस उसके अंदर सिर्फ मेडिकल न्यूट्रिशनल थेरेपी ही दी गई है, कोई इंसुलिन नहीं दिया गया, तो उसे नॉर्मल पेशेंट की तरह ही ऑलमोस्ट 39-40 वीक्स पे डिलीवर करवाना है। दूसरा है अगर पेशेंट वॉज ऑन इंसुलिन लेकिन अभी कोई नो अदर कॉम्प्लिकेशन इज देयर, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं लेकिन पेशेंट इंसुलिन पे थी, तो उसको डिलीवर कराना है एट अराउंड 38 वीक्स ऑफ जेस्टेशन। और अर्लियर डिलीवरी प्लान करना है, अर्लियर डिलीवरी इज प्लान इन दोज विद पुअर ग्लाइसेमिक कंट्रोल और एनी सिग्निफिकेंट कोमोर्बिडिटीज। ठीक है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट स्लाइड है। कब डिलीवर करेंगे, अगर सिर्फ मेडिकल न्यूट्रिशनल थेरेपी भी थी पेशेंट, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो उसको अराउंड 39 वीक्स पे। अगर किसी पेशेंट वॉज ऑन इंसुलिन लेकिन अभी कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो उसका 38 वीक्स पे। और अगर किसी पेशेंट का पुअर ग्लाइसेमिक कंट्रोल्स था या कोई कोमोर्बिडिटी थी तो उसका डिपेंड्स ऑन ऑब्स्टेट्रिशियन, उसका जल्दी करना है। देन पोस्टपार्टम केयर, अगर पोस्टपार्टम केयर डिलीवरी हो गई, अब उसके बाद पेशेंट की केयर कैसे करेंगे। इफ़ पेशेंट वॉज जस्ट ऑन मेडिकल न्यूट्रिशनल थेरेपी, कोई उसके अंदर इंसुलिन नहीं दिया गया है, तो इसके अंदर जैसे ही बच्चा पैदा होगा सीज द ग्लूकोज मॉनिटरिंग इमीडिएटली। जैसे हम देख रहे थे कि हम SMBG ग्लूकोज मॉनिटरिंग करवा रहे थे प्री ब्रेकफास्ट, आफ्टर ब्रेकफास्ट, लंच से पहले, लंच के बाद, डिनर से पहले, डिनर के बाद, तो वो चीज़ हम तुरंत रुकवा देंगे। और रेगुलर पोस्ट नेटल केयर करेंगे, OGTT रिपीट करवाना है। अब इसमें क्या है, अगर पेशेंट जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस हो गई तो उसमें बहुत ज़्यादा रिस्क है टू डेवलप टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस, तो हमें ये चीज़ रूल आउट करना पड़ेगा कि बाद में पेशेंट टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस ना बन जाए। तो इसमें हम OGTT एक रिपीट करेंगे एट 6th वीक पोस्टपार्टम। प्लस पेशेंट को लाइफ लॉन्ग रिस्क रहेगा टू डेवलप टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस, तो ऐसे पेशेंट को एटलीस्ट 3 ईयर्स के लिए एवरी ईयरली वी नीड टू टेस्ट फॉर डायबिटीज़। हर साल उसको 3 साल तक डायबिटीज़ के लिए स्क्रीन करना है। प्लस रिकमेंडेड अर्ली ग्लूकोज टेस्टिंग, अगर दोबारा से पेशेंट प्रेग्नेंट होती है तो उसमें अर्लियर विल स्टार्ट द ग्लूकोज मॉनिटर की, दोबारा से उसे जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस ना हो जाए इन नेक्स्ट प्रेगनेंसी। तो ये तो था हमारा पोस्टपार्टम केयर इफ पेशेंट वॉज ऑन मेडिकल न्यूट्रिशनल थेरेपी, सिर्फ डाइटरी मैनेजमेंट था। दूसरा है पोस्टपार्टम केयर इफ पेशेंट वॉज ऑन एनी फार्माकोलॉजिकल थेरेपी। तो अगर फार्माकोलॉजिकल थेरेपी पे जैसे या तो पेशेंट इंसुलिन पे थी या OHA कौन से, या तो पेशेंट मेटफॉर्मिन पे थी या ग्लाइबोराइड पे थी,
तो सीज द मेडिकेशन इमीडिएटली। जैसे बच्चा डिलीवर होगा तुरंत उसके बाद विल सीज द फार्माकोलॉजिकल थेरेपी। प्री पेरेंटल ग्लूकोज मॉनिटरिंग 4 बार करेंगे फॉर 24 आवर्स। प्री पेरेंटल यानी बिफोर ब्रेकफास्ट, बिफोर लंच, बिफोर डिनर, 4 बार ये चीज़ मॉनिटरिंग करेंगे। अगर वैल्यूज आर बिटवीन 72 to 126 तो उसके बाद स्टॉप मॉनिटरिंग आफ्टर 24 आवर्स। अगर डिरेंज्ड है तो उसके अंदर वी नीड टू कंसिडर मेडिकल ओवरव्यू, वी कैन स्टार्ट OHAs लाइक एज इन टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस पेशेंट को कंसिडर करते हुए वी कैन स्टार्ट OHA इफ दे आर डिरेंज्ड। देन ब्रेस्ट फीडिंग शुड बी एनकरेज इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी, क्योंकि इसमें न्यूनेटल हाइपोग्लाइसीमिया के चांसेस हैं होने के। इट ऑल्सो प्रिवेंट चाइल्डहुड ओबेसिटी इफ वी स्टार्ट ब्रेस्ट फीडिंग एज अर्ली एज पॉसिबल, प्लस इट ऑल्सो रिड्यूसेज इंसुलिन रिक्वायरमेंट बाई 25%। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में विल सी द न्यूनेटल डायबिटीज़। इसमें भी इतना ही रखते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस में। आशा है बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। दोबारा से एक बार स्लाइड्स देखना। अप्रोच इंपॉर्टेंट था, प्लस एक चीज़ याद रखना है, जो पोस्ट प्रेंडियल हमारा ग्लूकोज है इट शुड नॉट एक्सीड मोर देन 120, है ना। ये चीज़ मोस्टली इंपॉर्टेंट थे। साइनिंग ऑफ, इट्स डॉक्टर कुणाल चौहान। थैंक यू।